दोस्तों नमस्ते, आप सभी को फिर से स्वागत है। आज एक लेटेस्ट मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी में खतरनाक तरीके से 40,000 फीट की ऊंचाई पर $500 मिलियन का सोना डकैती होता है। आशा है आपको पसंद आएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आइए शुरू करें। मूवी की शुरुआत एक प्राचीन वस्तुओं की नीलामी से होती है। नीलामी स्थल के बाहर एक महिला को नाव पर देखा गया। उसने किसी का इंतजार कर रही थी। निर्देश कार्यक्रम स्थल के अंदर एक अन्य महिला नीलामी की प्रगति की निगरानी करते हुए किसी के साथ बातचीत कर रही थी। इंटरपोल को नीलामी देखते हुए देखा गया क्योंकि उन्हें संदेह था कि वहां डकैती होगी। एजेंट एबी ने एजेंट स्टेफानो के साथ अपनी स्थिति में तैयार होने के लिए संचार किया क्योंकि साइरस नाम का लक्ष्य पहले से ही आयोजन स्थल पर था। अगली नीलामी 482 कैमरों से सजाए गए एक मास्क की थी। मास्क स्वयं ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल संपत्ति बनाने के लिए केवल एक मध्यस्थ था, जिसे NFT कहा जाता था। निर्माता N8 एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसका चेहरा अज्ञात है। अपनी रचना के बारे में बताने के लिए आगे आया। पहली बोली एक के साथ खोली गई थी। $12 मिलियन की पेशकश के बाद इंग्लैंड से एक और कलेक्टर द्वारा बोली लगाई गई। फिर पुराने कलेक्टर साइरस और कला के पिछले काम को जीतने वाले बेटे के बीच बोली युद्ध हुआ, लेकिन अंत में नीलामी फाइनल में $20 मिलियन में साइरस ने जीत ली। बोली एजेंट एबी साइरस के व्यवहार से आश्चर्यचकित था, जो कुछ भी चोरी नहीं कर रहा था बल्कि कुछ के लिए बोली लगा रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि साइरस को पता था कि इंटरपोल उसे देख रहा था और नीलामी समाप्त होने से ठीक पहले उसने अपने दोस्तों को अलार्म बजने पर वहां अलार्म बंद करने का आदेश दिया। एजेंट एबी ने एजेंट स्टेनो को तुरंत स्थानांतरित होने का निर्देश दिया। इस बीच लंदन में दो लोगों में से एक, जिन्होंने सफलतापूर्वक संचार किया था, नीलामी स्थल में प्रवेश किया और संग्रहालय के भंडारण कक्ष के दरवाजे को हैक करने के बाद उस व्यक्ति ने वनाव पेंट चुरा लिया और उसे बोट में मौजूद व्यक्ति पर फेंकने में कामयाब रहा। तुरंत वहां से भाग गया। एजेंट एबी ने सुरक्षा से कला के सभी कार्यों को बंद करने के लिए कहा क्योंकि जगह को लूटा जा रहा था। इस बीच बाहर वह महिला जो साइरस की साथी निकली, एक अन्य महिला के साथ नाव पर चढ़ गई। ड्राइवर के रूप में एजेंट एबी को बस एहसास हुआ कि साइरस क्या है। बाद में वह NFT था जिसे उसने पहले नीलामी में जीता था, और क्योंकि NFT कला का एक आभासी काम है जिसे केवल एक्सेस कट के साथ चुराया जा सकता है, यही कारण है कि साइरस ने अपहरण कर लिया और इसके लिए एजेंट एबी को खा लिया, जो एक नाव के साथ साइरस का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। सफलतापूर्वक हो गया। उनमें से एक ने उसकी गति धीमी कर दी, जो उसके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए एक बोट को हैक करने में कामयाब रहा। वह यह संदेह नहीं करना चाहता था कि उसका अपहरण किया जा रहा है। क्यूस ने कहा कि महिला उसकी प्रशंसक थी। साइरस ने गति बढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि एजेंट एबी ने पीछे से उनका पीछा करना जारी रखा। वे समुद्री अवरोध को हैक करने में कामयाब रहे और वहां से गुजरने के तुरंत बाद वे समुद्र के बीच में एक जहाज पर पहुंचे। मास्टर ऑफ डिस्गाइज साइरस ने $20 मिलियन का भुगतान किया, जो सीधे 8 के खाते में चला गया और फिर वे अगले दिन पार्टी करने चले गए। ये 8 के गायब होने की खबर तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उसके गायब होने से सनसनी फैल गई। उसके NFT की कीमत 5 गुना बढ़ गई और उसके अपहरण के पीछे यही लक्ष्य था। साइरस ने उसे इसके बारे में बताया और उसे अतिरिक्त 27 मिलियन दिए। एजेंट एबी ने CCTV फुटेज की जांच की और पता चला कि डेंटन साइरस की टीम का हिस्सा था। लंबी कहानी लघु, एजेंट एबी ने प्रबंधित किया डेंटन को पकड़ने और उससे कला चोरी के कई कृत्यों में शामिल होने के बारे में पूछताछ करने के लिए। डेंटन ने कहा कि वह साइरस को नहीं जानता। हालांकि इंटरपोल के पास उसकी और साइरस की एक साथ तस्वीरें थीं। अचानक एबी को साइरस से एक पैकेज मिला, जिसने एबी को उसके साथ अंतरंग दिखने वाली एक तस्वीर भेजी। एबी फिर अपने सुपीरियर हक्सले से मिली क्योंकि उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी थीं। उसने उससे पूछा कि क्या वह उससे एक और मिशन स्वीकार करना चाहती है, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया क्योंकि इससे उसे साइरस को पकड़ने के अपने मिशन को जारी रखने में बाधा उत्पन्न होगी, जो उसने 1 साल तक किया था। हक्सले ने फिर समझाया जॉर्ज इंसन नाम के एक व्यक्ति के बारे में, जो चोरी की कला का संग्रह करता था। उसने दुनिया भर में आतंकवादियों को वित्त पोषित किया। उसने संघर्ष वाले क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने और फिर उसे दोबारा बेचने से धन अर्जित किया। कुछ समय पहले इंटरपोल ने आर्थर नाम के जोरगेंसन के लैकी को रिहा कर दिया था और उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। जोरगेंसन ने अपने धन का उपयोग करके लेविथान नामक हैकरों के एक समूह द्वारा किए गए एक आतंकवादी कृत्य को वित्त पोषित किया। उन्होंने पेयजल आपूर्ति, बांधों, सीवेज नेटवर्क और पानी से संबंधित हर चीज सहित जल उपयोगिताओं को हैक कर लिया ताकि वे किसी भी क्षेत्र में बाढ़ और सूखे को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि लक्ष्य कौन सा शहर था। लेविथान केवल $500 मिलियन मूल्य के सोने में भुगतान करना चाहता था, इसलिए जोरगेंसन ने अगले 17 दिनों में अपना सोना लंदन से ज्यूरिख स्थानांतरित करने की योजना बनाई।
इंटरपोल इसे रोक नहीं सका क्योंकि स्थानांतरण कानूनी था, क्योंकि यह जोरगेंसन का था। यही कारण है कि हक्सले ने एबी को मजबूर किया कि वह साइरस को ज्यूरिख पहुंचने से पहले सोना चुराने में सहयोग करने के लिए राजी करे। इस अनुरोध को एबी ने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि शीत युद्ध में $500 मिलियन मूल्य की चोरी की जिम्मेदारी एक चोर को सौंपना निश्चित रूप से सही विकल्प नहीं था। हक्सले ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा डेंटन, ल्यूक और मैग्नस भी इंटरपोल कैदी बन गए थे। अगर साइरस सहमत हो गए तो इंटरपोल ने उन सभी को पेंटिंग चुराने के आरोप से रिहा करने की पेशकश की। अब कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा। साइरस इस शर्त पर चोरी को अंजाम देने के लिए सहमत हुए कि एबी को टीम का हिस्सा बनना होगा और गारंटी के रूप में कार्रवाई में भाग लेना होगा, ताकि इंटरपोल उन्हें अगले दिन डेंटन, ल्यूक और मैग्नस को नुकसान न पहुंचाए। रिहा कर दिया गया और पूरी टीम चर्चा करने के लिए एकत्र हुई। सबसे पहले ल्यूक, कैमिला और मेरे बेटे ने इंटरपोल के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि विकल्प या तो जेल जाना था या मिशन को पूरा करना था। अंततः वे सभी सहमत हो गए। एबी ने बताया कि सोने को 10 टन के टोकरे में पैक किया जाएगा और लंदन से ज्यूरिख के लिए 380 वाणिज्यिक विमान का उपयोग करके भेजा जाएगा। ज्यूरिख पहुंचने से पहले सोने को हवा में गायब हो जाना था। टीम के डीसी साइरस ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे ऐसा करेंगे। इस बीच उत्तरी आयरलैंड में आर्थर, जिसे इंटरपोल ने रिहा कर दिया था, को कॉर्मैक जोरगेंसन के लैकी द्वारा पकड़ लिया गया था। जब उसे एक बिंदु पर इंटरपोल को जोरगेंसन के बारे में जानकारी लीक करने का पता चला था, एबी ने साइरस को बताया था कि जब वह छोटी थी तो उसकी मां एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। स्कूल में एक महंगी पेंटिंग थी जिसे उसकी मां ने कई संग्राहकों द्वारा कई बार पेश किए जाने के बावजूद सेल करने से मना कर दिया था, जब तक कि किसी ने पेंटिंग चुरा नहीं ली। चोरी के अपराधी को पकड़ने की महत्वाकांक्षा उन कारणों में से एक थी जिसके बावजूद वह इंटरपोल एजेंट बन गई। वह अपराधी को ढूंढने में सक्षम नहीं थी। साइरस ने एक प्रतिस्थापन विमान तैयार करने और फिर 380 के साथ रडार तरंगों का आदान प्रदान करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें विमान साइरस को खोजने के लिए प्रतिस्थापन विमान को 380 के जितना संभव हो उतना करीब लाना पड़ा। और एबी अपने निजी जेट को उधार लेने के लिए एमसन से मिलने गए, इस प्रस्ताव के साथ कि IN-8 उसके लिए एक NFT विशेष बनाएगा। अंततः एमसन सहमत हो गया। एमसन ने बताया कि उसका विमान अनुकूलित था। यह एक स्ट्रिप टीज पोल और यहाँ तक कि एक LED स्क्रीन से सुसज्जित था जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। जो भी पाठ वह चाहता था उसे विमान के नीचे प्रदर्शित करने के लिए अंततः इंटरपोल के नेटवर्क के साथ उन्होंने जेट को संशोधित करने के लिए एक हैंगर पर कब्जा कर लिया और इसे स्टील्थ प्लेटों से जोड़ दिया ताकि विमान को रडार द्वारा ट्रैक न किया जा सके। यह काम ल्यूक की जिम्मेदारी थी और मेरे बेटे को यह करना पड़ा। सुनिश्चित करें कि उनकी योजना काम कर गई। मैग्नस को विमान में तिजोरी को तोड़ने का काम सौंपा गया था। उसके पास ऐसा करने के लिए केवल 10 मिनट थे, लेकिन उसे एक समस्या थी, क्योंकि तिजोरी को खोलने के लिए वह जिस लेजर का उपयोग करेगा उसका उपयोग केवल स्थिर स्थिति में ही किया जा सकता था, बिना किसी मामूली बदलाव के। आंदोलन साइरस ने तब स्टीवर्ट प्लेटफॉर्म नामक किसी चीज का उपयोग करके एक समाधान प्रदान किया। इस बीच सिंगो अपने विमान को 380 के नीचे रखने के लिए एक सिम्युलेटर का उपयोग करने का अभ्यास कर रहा था। उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे अभी भी 380 के वायु प्रवाह से बचने में कठिनाई हो रही थी, जिससे उसका विमान हमेशा नियंत्रण खो देता था। उसकी समस्याओं को दूर करने में उसकी मदद करें। साइरस ने ल्यूक से विमान की बॉडी में कुछ कैमरे लगाने के लिए कहा ताकि कैमला विमान के चारों ओर बेहतर ढंग से देख सके। यह देखकर कि साइरस ने अपनी टीम का समर्थन कैसे किया, एबी उससे थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। साइरस ने डेंटन से संपर्क किया और उन्होंने इस बारे में थोड़ी बात की। मिशन की सफलता दर ने साइरस को आश्वस्त किया कि उन्हें मिशन जारी रखना चाहिए। साइरस और एबी ब्रुसेल्स चले गए एबी के परिचित से मिलने के लिए, जो ब्रसेल्स में ATC में काम करता था, जिसका नाम हैरी था। साइरस से $1 मिलियन का प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद वह सहमत हो गया और बातचीत के बीच में A380 से कार्गो हटाने के लिए लोगों को तैयार करने की पेशकश भी की। एबी को अचानक हक्सले से एक संदेश मिला, जिन्होंने उनसे तुरंत मिलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जोरगेंसन ने प्रारंभिक योजना से 7 दिन कम समय में अपनी योजना बदल दी। यह सुनकर साइरस ने इस्तीफा देने का फैसला किया, क्योंकि टीम को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हक्सले और साइरस के बीच एक बहस हुई, जहां शुरुआत से ही साइरस उन्हें हक्सले का रवैया पसंद नहीं आया, जो टीवी पर उन्हें धमकी देते रहे और उनका अपमान करते रहे। यह बताया गया कि स्पेन के प्रधानमंत्री ने अलर्ट स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक कैबिनेट बैठक की, क्योंकि साइबर आतंकवादियों ने मैड्रिड शहर में मुख्य जल नेटवर्क पर हमला किया था। वह उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहते थे। तैयारी की कमी के कारण टीम के सभी सदस्यों को मिशन से बर्खास्त कर दिया गया था और वह इसे अकेले करेगा।
उसके दोस्तों ने उसे मिशन पर अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया और उसके लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालने की हिम्मत भी की। एबी इस बात से आश्चर्यचकित था कि ओसिरस और उसका किशोर कितने करीब थे, कहीं और थे। जोरगेंसन ने लेविथान से संपर्क किया और उन्हें कार्रवाई शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया। लेविथान के नेताओं ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने वादे पूरे किए। जॉर्ज इनसेन ने फिर लेविथान को तुरंत मुख्य कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस बीच साइरस और उनकी टीम ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। मेरे बेटे ने सिग्नल जैमर डिवाइस को विभाजित कर दिया 3 भागों में, ताकि यात्री विमान में प्रवेश करते समय इसका पता न चले और बाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रूप में टुकड़ों को विमान के शौचालय में एबी द्वारा फिर से जोड़ा जाएगा। ल्यूक ने विमान के शरीर पर स्टील्थ प्लेट और कई कैमरे लगाने का काम पूरा कर लिया था। कैमेलो का उपयोग वे सोना ले जाने वाले 380 को आल्प्स के एक छोटे से हवाई अड्डे कॉर्टिना में उतारने की योजना बना रहे थे। कैमेलो ज्यूरिख में हवाई अड्डे की ओर 380 जीपीएस को बदलने के लिए ड्रोन जारी करेगा, ताकि जोरगेंसन को संदेह न हो कि उसके विमान का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद हैरी के आदमियों द्वारा सोने को ट्रेन से ले जाया जाएगा और अगले स्टेशन पर इंटरपोल को सौंप दिया जाएगा। लंबी कहानी संक्षेप में, डकैती का दिन आ गया। टीम अलग अलग अपने अपने काम के साथ विमान में चढ़ गई और एबी और साइरस ने पति होने का नाटक किया और पत्नी और प्रथम श्रेणी में बैठे थे। मेरे बेटे डेंटन और ल्यूक इकोनॉमी क्लास में अलग से बैठे थे। इस बीच जोरगेंसन का सोना विमान पर देखा गया और कई लोग इसकी रखवाली कर रहे थे। जब साइरस ने टीम की तैयारी के बारे में पूछा तो पता चला कि ल्यूक ने अपने दुर्भाग्य से किस्मत पोर्टेबल सिग्नल जैमिंग डिवाइस का एक हिस्सा ले आई, जो सिग्नल बूस्टर था। इसलिए किसी को डिवाइस को इकोनॉमी क्लास के शौचालय से प्रथम श्रेणी के शौचालय में ले जाना होगा, जो कॉकपिट के करीब था। विमान की बॉडी के सभी कैमरों की जांच करने के बाद कैमिला ने निर्धारित समय के अनुसार उड़ान भरी। मेरे बेटे ने विमान के यात्रियों की जानकारी है कि और विमान के पहुंचने के बाद पता चला कि जोरगेंसन के 2 आदमी प्रथम श्रेणी में और 3 इकोनॉमी क्लास में थे। 40,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें विमान के सिग्नल जैमर के हिस्सों को इकोनॉमी टॉयलेट में रखना पड़ा। एबी फिर सिग्नल जैमर लेने के लिए इकोनॉमी टॉयलेट में गई। उसने डिवाइस को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिससे सौभाग्य से वह लंबे समय तक घबरा गई। इसके बाद साइरस मदद के लिए आया, लेकिन अचानक जोरगेंसन के लोगों ने शौचालय का दरवाजा खटखटाया। कैमेला जेट को 380 के समानांतर रख रहा था, ताकि राडार कैमुला की नकल की जा सके और 380 के मजबूत वायु दबाव के कारण विभिन्न कैमरों में दरार का अनुभव हुआ। उसके हैरी के सामने एटीसी को रडार को देखकर घबराहट होने लगी, जिसमें अभी भी 2 विमान एक ही स्थिति में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एबी और साइरस ने जो उपकरण इकट्ठे किए थे वे अभी तक स्थापित नहीं किए गए थे। हैरी के दोस्त ने भी रडार पर ओडीटी को देखा था, जिसके बारे में उन्होंने अपने बॉस को बताया था। हैरी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। थोड़े नाटक के साथ उसका ध्यान इस उम्मीद में था कि सब कुछ जल्द ही योजना के अनुसार हो जाएगा। अंततः साइरस डिवाइस की मरम्मत करने में सफल रहा, ताकि रडार सामान्य हो गया और हैरी को राहत मिली। हैरी ने पायलट को कॉर्टिना हवाई अड्डे के बंदरगाह के लिए मार्ग बदलने के लिए कहा, क्योंकि वहां ऐसा था। ज्यूरिख में हवाई अड्डे पर रनवे पर बाढ़ आ गई। जब 38 पायलट निकटतम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए सहमत हुए, हैरी ने कैमिला को सूचित किया कि सब कुछ योजना के अनुसार हो गया है। उन्होंने 380S रडार को बंद कर दिया है और अब कॉर्टिना हवाई अड्डे की ओर जा रहे हैं। कैमिला ने फिर एक जारी किया ड्रोन, जिसने 380 रडार की नकल की, ताकि वह ज्यूरिख की ओर जा सके। पायलट ने यात्रियों को सूचित किया कि उनकी लैंडिंग कॉर्टिना हवाई अड्डे की ओर मोड़ दी जाएगी। खबर सुनकर जोरगेंसन के लोगों ने केबिन में अपने बैग के लिए अपने हथियार तैयार किए और विमान को अपहरण करने का इरादा किया, ताकि यह ज्यूरिख की ओर जा रहा था। दूसरी ओर साइरस ने डेंटन और मैग्नस को विमान के कार्गो होल्ड पर सोने की तिजोरी को तोड़ना शुरू करने का आदेश दिया। डेंटन ने गैस सिलेंडर को मैग्नस की ओर सरकाते समय अपना ध्यान भटकाने के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट से पूछने का नाटक किया, क्योंकि सोना सुरक्षित रखा गया था। एयरबिट रूम में मेरे बेटे ने 3 के संचार को बंद कर दिया, ताकि विमान को किसी से आने वाली सूचनाएं न मिल सके। मैग्नस ने टीम के सामान से कुछ उपकरण निकाले और अपना काम करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने एयरटाइट क्षेत्र को काट दिया, ताकि मैग्नस आसानी से प्रवेश कर सके। जॉर्ज और उसके आदमी आगे बढ़ने लगे। उन्होंने बंदूक की नोक पर फ्लाइट को रोक लिया और पायलट को ज्यूरिख में सिर वापस करने के लिए मजबूर किया। साइरस ने मैग्नस को समय देने के लिए उनमें से एक पर हमला किया, ताकि मिशन योजना के अनुसार जारी रह सके। इस बीच एबी ने भी दूसरे लड़की को पंगु बनाने की कोशिश की। जैसे ही विमान कॉर्टिना के छोटे रनवे पर उतरने वाला था, मैग्नस सोने की तिजोरी को खोलने में कामयाब रहा। साइरस और एबी, जिन्होंने प्रथम श्रेणी में जोरगेंसन के 2 लोगों को हरा दिया था, जब वे सोने की तिजोरी में जा रहे थे, उसी समय पायलट ने कॉर्मैक से मुलाकात की। रनवे पर पहुंचने पर उन्होंने योजना के विंग्स के दोनों ओर बर्फ होने के कारण विमान को उतारने की कोशिश की।
लेकिन कुछ देर बाद ही हार्ड लैंडिंग सफल रही। कैमिला उसी रनवे पर अच्छी तरह से उतर गई। साइरस, एबी और मैग्नस विमान के कार्गो पकड़ में फंस गए थे। उसके बाद ही जोर्गेंसन ने कॉर्मैक से संपर्क किया। ज्यूरिख में हवाई अड्डे पर सिर्फ एक ड्रोन देखा गया। कॉर्मैक ने उन्हें सारी घटनाओं की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने साइरस और उनकी टीम को कॉर्मैक ले जाने का आदेश दिया। जिस विमान को कैमिला ने ले लिया, उसका अपहरण कर लिया और उन्हें सोना लेने के लिए मजबूर किया और मैग्नस को बंधक के रूप में छोड़ दिया, जिसके बाद वे आगे बढ़े। टस्कनी, इटली। जोर्गेंसन के मुख्यालय हक्सले को स्टेफानो से सूचना मिली कि जोर्गेंसन का सोना ले जाने वाले विमान को फिर से अपहरण कर लिया गया है और वह इटली की ओर जा रहा है। इस बीच विमान पर कैमिला ने स्टील्थ प्लेट को हटाने की कोशिश की ताकि विमान को फिर से रडार द्वारा ट्रैक किया जा सके, इस उम्मीद में कि कोई इसे देख लेगा। प्लेटों को हटाने के लिए कुछ युद्धाभ्यास करने के बाद आखिरकार उनके विमान को रडार द्वारा ट्रैक किया गया। हक्सले को इसके बारे में सूचित किया गया और उन्होंने तुरंत विमान को नीचे गिराने के लिए नट्टो से सहायता मांगी। भले ही उन्हें पता था कि एबी विमान में सवार थी, 2 लड़ाकू जेट निर्देशांक के लिए अलग हो गए। किमलेस जेट कहीं और लेविथान ने यह पता लगाने के बाद जोर्गेंसन का दौरा किया कि उनके लिए सोना ले जाने वाला विमान ज्यूरिख में नहीं उतरा था। जोर्गेंसन ने तर्क दिया कि उन्होंने अधिकारियों को धोखा देने के लिए जानबूझकर लैंडिंग को मोड़ दिया था। लेविथान ने फिर से धमकी दी कि अगर सोना वहां नहीं था तो जोर्गेंसन के सभी खाते पूरे हो जाएंगे। भुगतान के रूप में देश को खाली कर दिया जाएगा। इस बीच जोर्गेंसन के आदमियों द्वारा बंधक बनाए गए मैग्नस को फांसी दी जाने वाली थी। सौभाग्य से वह उस व्यक्ति के हथियार को नष्ट करने में सक्षम था, ताकि जब गोली चलाई गई तो हथियार शूटर को लगे। इसके बजाय 2 नाटो लड़ाकू जेट आ गए और उन्होंने हमला कर दिया। चेतावनी, क्योंकि सेना के विमान ने नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन किया था और उनसे तुरंत जवाब देने को कहा, अन्यथा उन्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन कॉर्मैक ने कैमिला को चेतावनी को नजरअंदाज करने के लिए कहा। हैरी, जो अभी भी कॉल पर था, ने नट्टो एयर कमांडर से संपर्क करके और उसे बताकर मदद करने की कोशिश की कि वहां नागरिक थे। विमान के अंदर कौन लोग थे, वे उड़ाने जा रहे थे। वायुसेना मुख्यालय ने हक्सले की खबर की पुष्टि नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने मौका देखकर विमान को तुरंत मार गिराने का आदेश दिया। साइरस ने स्ट्रिप के पोल बटन को तब तक दबाया जब तक कि पोल बाहर नहीं आ गया और सफल हो गए। अपने दुश्मन के हथियार को नष्ट करते हुए एबी ने विमान का रिमोट लिया और विमान के नीचे स्क्रीन पर एक संदेश टाइप किया ताकि नाटो वायुसेना जेट देख सके कि कैमिला ने विमान को कब घुमाया। संदेश अंततः पढ़ा गया और नेट ने फाइटर जेट को वापस खींच लिया। जोर्गेंसन की मजबूर कैमिला विमान को घुमाने और इटली के लिए उड़ान भरने के लिए कैमिला ने विमान को तब तक नीचे उतारा जब तक कि जोर्गेंसन के आदमी बेहोश नहीं हो गए, लेकिन इसके कारण सेला का हाथ भी घायल हो गया। दूसरी ओर एबी विमान का रिमोट लेने में कामयाब रही और दरवाजा खोलने में कामयाब रही, जिससे जोर्गेंसन के आदमी बेहोश हो गए। विमान, क्योंकि कैमेलो घायल हो गया था, साइरस और एबी ने विमान का नियंत्रण ले लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद विमान के शरीर से एक स्टील्थ प्लेट निकली और विमान के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे विमान का हाइड्रोलिक पंप खराब हो गया, जिससे उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। जोर्गेंसन का रनवे सबसे नजदीक था। लैंडिंग स्थान, हालांकि क्योंकि यह रनवे पर संरेखित नहीं हो पाएगा, अंततः उन्होंने जोर्गेंसन के मेशन नहर के सामने सड़क पर एक आपातकालीन लैंडिंग की। विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया, इससे पहले कि वह मेशन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। जब वे विमान से बाहर निकले तो उनका स्वागत किया गया। जेनसन के लोगों द्वारा बंदूक की नोक पर साइरस ने मेरे बेटे को विमान के बॉडी पर कैमरे का उपयोग करके सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करने का संकेत दिया, यह जानते हुए कि सोना लाने वाले विमान को अपहरण करने वाले लोगों में से एक इंटरपोल एजेंट लेविथान था, जिसने अपने समझौते को जारी नहीं रखने का फैसला किया। जॉर्ज इंसन समझौते को जारी रखने की धमकी देते हुए उसके पैर में गोली मार दी, लेकिन लेविथान ने इनकार कर दिया। भले ही उसे जोर्गेंसन के हाथों मरना पड़ा, जोर्गेंसन ने फिर उसे गोली मार दी। जॉर्ज एंडन ने धमकी दी कि अगर किसी ने इंटरपो एजेंट के रूप में स्वीकार नहीं किया तो उनमें से एक को गोली मार दी जाएगी। साइरस ने अंततः स्वीकार किया कि वह एजेंट था और अन्य सिर्फ नागरिक थे जिन्हें जॉर्डन के लोगों ने बंधक बना रखा था। कुछ ही समय बाद पुलिस अचानक घटनास्थल पर पहुंची। जोर्गेंसन ने तथ्यों को उलट दिया, जैसे कि वह पीड़ित था जो अपनी संपत्ति की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था और साइरस घुसपैठिया था जिसने मेरे बेटे लेविथान को मार डाला था, जिन्होंने विमान में लगे कैमरों से सभी घटनाओं को रिकॉर्ड किया था। फिर उन्हें विमान के नीचे एक स्क्रीन पर चलाया, यह देखने के बाद कि एजेंट हक्सले और स्टेफानो के हेलीकॉप्टर का उपयोग करके स्थान पर पहुंचने के तुरंत बाद पुलिस ने जोर्गेंसन को गिरफ्तार कर लिया। स्टेफानो ने कहा कि हक्सले ने नट्टो को गोली मारने के लिए कहा था, हालांकि वह जानता था कि एबी अभी भी विमान में है और यह सुन रहा है कि एबी ने इंटरपोल से इस्तीफा दे दिया और कुछ हफ्ते बाद साइरस के साथ घर चला गया।
साइरस ने उस व्यक्ति को ढूंढकर एबी को आश्चर्यचकित कर दिया जिसने उसकी मां की पेंटिंग चुराई थी और यह पता लगाने के बाद कि यह किसे बेची गई थी। उन्होंने पेंटिंग वापस खरीदी। उन्हें एक और आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि वे सोना लाए थे, इसलिए जब वे ब्रुसेल्स में हैरी को भर्ती कर रहे थे तो मैग्नस ने सैकड़ों लोहे की छड़ों को सोने की परत में डुबो दिया और फिर नकली सोने की छड़ें भी उसी उड़ान पर भेज दी। जबकि साइरस और एबी जोर्गेंसन के आदमियों के साथ व्यस्त थे, मैग्नस ने सोने को नकली सोने से बदल दिया और उन्हें एक पैराशूट के साथ गिरा दिया जिसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता था। जो व्यक्ति इसे नियंत्रित कर रहा था वह ल्यूक था। ल्यूक ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एक और काम था। सभी टीमें एकत्र हुईं और परिणाम प्राप्त करने में अपनी सफलता का जश्न मनाया और मूवी का अंत होती है। दोस्तों, यह रिव्यू आपको कैसा लगा? अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।